विच इज कि जो सिएरा का 1.5 NA है वो थोड़ी अलग तरीके से बनाया गया है, क्योंकि हैरियर और XUV 700 के अगर आप प्राइजेस देखना स्टार्ट कर दोगे ना तो वहां पे हेलो दोस्तों, तो इस टाइम सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाटा सिएरा वर्सेस क्रेटा सेगमेंट लीडर कौन होगा। और हम इसी वीडियो में सिएरा के प्राइजेस एंड फीचर्स भी कंपेयर करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया एक्सटेंसिव वीडियो होने वाली है। लेकिन मेन चीज ये है कि सेगमेंट लीडर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फायदा नहीं देता है, इवन हम लोग एज ए कस्टमर यही सोचते हैं कि यार अगर मैंने वो गाड़ी ली और सेगमेंट लीडर बन गई तो हम भी कस्टमर्स को भी ये रहेगा कि यार मेरे पास वो गाड़ी है जो सबसे ज्यादा बिक रही है सेगमेंट में और ऑब्वियसली अच्छी है, इसी वजह से बिक रही है। तो इस तरीके की चीजें उस गाड़ी के साथ बन जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश और ये देखते हैं कि क्या सिएरा फाइनली क्रेटा का जो अनडिस्प्यूटेड हिसाब किताब है उसको पीछे कर पाएगी कि नहीं। तो अब बात आ जाती है कि सेगमेंट लीडर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत खूबसूरत गाड़ी होगी या फिर जो है वो मे बी इंटीरियर स्पेस सबसे ज्यादा होगा सेगमेंट में, तो उस वजह से सेगमेंट लीडर बन जाती है। तो देखिए, अगर इंटीरियर स्पेस और बूट स्पेस से ही सेगमेंट लीडर बनना होता तो एलिवेट बन जाती, अगर लुक्स से बनना होता तो सेल्टॉस बन जाती। क्रेटा जो है ना वो 3 वजहों से सेगमेंट लीडर बनी हुई है। सबसे पहली चीज जो हम लोग मतलब नोटिस नहीं करते हैं वो ये है एस्पिरेशन। उसका जो है जो ब्रांड वैल्यू है ना वो क्यों है। और एक और बहुत ही वियर्ड चीज है कि क्रेटा की ब्रांड वैल्यू, अगर आप छोटे शहर में जाओगे तो आप सुनोगे कि लोग बोलते हैं क्रेटा ले ले भाई, क्रेटा ले ले। इवन मैंने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी लोगों को सुना है बोलते हुए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्रेटा इज मतलब ये तो डिफॉल्ट चॉइस है तो वो आप ले लो। ये जो ब्रांड नेम बना है ना वो क्यों बना है, दैट्स द मेन पॉइंट एंड दैट इज सर्कुलर। मतलब एक तरीके से वो एक चक्र है। अब वो चक्र कैसे है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। सबसे पहले ये चीज आ जाती है एस्पिरेशन। तो देखिए, हम जब कोई भी एड देखते हैं तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि क्यों यार कितने सारे फीचर्स हैं, सभी कुछ है इस गाड़ी में। इस पर्टिकुलर चीज में जो है वो टाटा ने सिएरा के साथ बहुत बढ़िया काम किया है। मैं आपको बताऊं, इसमें ये ऑलमोस्ट टक्कर देती है क्रेटा को और इवन बहुत सी चीजों में आगे निकल गई है। अगर फीचर्स की हम बात करें, मतलब एक एस्पिरेशन की बात करें, वो 2 चीजों से है। एक तो सिएरा ब्रांड नेम भी ऑलरेडी बढ़िया है। आई थिंक पहले इन्होंने कुछ सोचा था, ब्लैक बर्ड वगैरह वो सब नाम आ रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो सिएरा नाम की एक एस्पिरेशन है। उसकी वजह से लोग शोरूम जाते हैं। और स्पेशली क्रेटा के केस में भी यही चीज होती है कि हम लोग शोरूम गए, हमें ये हुआ कि अच्छा ठीक है, इतने सारे फीचर्स जो है वो हमारे बजट में नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक है इसी गाड़ी का लोअर वेरिएंट ले लेते हैं। लेकिन फीचर्स और उन सब चीजों की वजह से शोरूम जाते हैं लोग। तो दैट इज द थिंग जो सिएरा जो है वो नेल करती दिख रही है। लेकिन इस चक्र की जो मेन चीज है, जो सिक्लिकल प्रोसेस है, उसमें यह है कि एक बार किसी ने गाड़ी ले ली उसके बाद आता है ईज ऑफ मेंटेनेंस। उस ईज ऑफ मेंटेनेंस में ये चीज होती है कि पार्ट्स कितने सस्ते मिल जाते हैं, बाहर मिल जाते हैं कि नहीं। तो आपको पता ही होगा कि क्रेटा के बहुत आराम से पार्ट्स मिल जाते हैं, काफी सस्ते हैं पार्ट्स। और दूसरी चीज, इवन अगर हम जो है वो कंपनी से सर्विस कराएं तो वो कितना अच्छा, मतलब जो आफ्टर सेल सर्विस हम बोलते हैं वो कितनी अच्छी है। उससे जब वो सारी चीजें बढ़िया होती हैं तब जो है वो हमारा वर्ड ऑफ माउथ बेटर होता है। मतलब कोई अगर जो है किसी क्रेटा ओनर से पूछेगा कि क्या मैं क्रेटा ले लूं, आपके पास 5 साल से है, तो वो कहेगा हाँ ले लो, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। और सब कुछ बढ़िया चलने में एक और चीज आ जाती है कि उस गाड़ी के उस प्लेटफॉर्म की, फीचर्स की, इंजन की, गियर बॉक्स की रिलायबिलिटी। तो ये जब तक चक्र पूरा नहीं होता है कि जो ओनर्स हैं वो 4-5 साल बाद, कुछ टाइम बाद जो है आके दूसरों को नहीं बताते हैं कि हमारी गाड़ी बढ़िया चल रही है, तब तक वो सेगमेंट लीडर नहीं बनती है। अगर आप इवन टाटा की भी गाड़ियां देखेंगे जो मतलब एक तरीके से लीडर बनी है या फिर जो है काफी बिकती हैं, उसमें जो नेक्सॉन है उसमें भी आप नोटिस करो कि जो वो 1.2 इंजन है वो बहुत सारी गाड़ियों के साथ शेयर्ड है। ऑल्ट्रोस के साथ शेयर्ड है, टियागो के साथ शेयर्ड है, उसी गाड़ी में टर्बो लगा के दिया है। तो जो ओवरऑल जो इंजन है वो बहुत पुराना है, वो काफी सारी एप्लीकेशंस में लग चुका है, ट्राइड एंड टेस्टेड टाइप का हिसाब किताब है। तो नेक्सॉन में भी जो है वो डिसेंट तरीके से वो परफॉर्म कर लेता है। लेकिन न्यू इंजन्स, दैट इज अ बिग थिंग जो है वो आगे प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से मेरे को आ जाता है जो मेन एप्रीहेंशन है सिएरा के साथ। देखिए, सिंपल सी चीज है कि उसके दोनों जो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं वो नए हैं, ब्रांड न्यू हैं, उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे पता लगेगी। लेकिन जो डीजल इंजन है वो पुराना है। हम अगर इस सेगमेंट की देखें तो लगभग जो है वो मैक्सिमम जो डीजल गाड़ियां क्रेटा भी लोग लेते हैं वो भी 30 से 33-35% के आसपास लेते हैं। तो 70% जो वॉल्यूम है सेगमेंट की वो आज भी पेट्रोल इंजन से है। उसमें आपको कितना लगता है कितने लोग टर्बो पेट्रोल लेते होंगे? एक तो ऑब्वियसली वो महंगी होती है, मतलब टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स जो है लगभग 17-18 लाख से स्टार्ट होंगे। और दूसरी चीज ये कि सबको ये दिमाग में ये चीज है कि उसका एवरेज कम होता है। तो इसी वजह से मैक्सिमम जो सेल होती है वो होती है हमारे 1.5 NA वेरिएंट्स की। चाहे क्रेटा हो, सेल्टोस हो, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, सारी चीजें वही हैं।
उसी सेगमेंट में आती है। अब यहाँ एक मेन चीज स्टार्ट होती है, विच इज कि जो सिएरा का 1.5 NA है वो थोड़ी अलग तरीके से बनाया गया है। एटकिंसन साइकिल और 13:1 कंप्रेशन रेशियो का मेन मतलब ये है कि ये एक सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स इंजन है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जितना भी मीडिया ड्राइव हो रही है वो आपकी टर्बो डीजल या टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक की हो रही है। तो इस रेवोट्रॉन इंजन की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी तो भूल ही जाओ, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे स्मूथनेस, पावर डिलीवरी, लो एंड कैसा है, टॉप एंड कैसा है और इसका एवरेज, ये हमें कौन बताएगा जब कोई टेस्ट कर ही नहीं रहा है। तो अगर आपको थ्योरेटिकली जानना है कि इसमें क्या होगा तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे नॉर्मल आपने इंजन देखे होंगे एलिवेट का, क्रेटा वगैरह का, कि लो आरपीएम पे जो है वो नॉर्मल टॉर्क रहता है, फिर जब हाईवेज पे आप जाते हो 2500-3000 आरपीएम से तो वो थोड़ी और बढ़ती चली जाती है, हायर आरपीएम पे थोड़ा और तेजी से बढ़ती है गाड़ी, क्योंकि उसका मैक्सिमम टॉर्क लगभग 4-4.5 आरपीएम पे आता है। अब यहाँ पे क्या है, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो एटकिंसन साइकिल वैसे भी इंजन कम पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका जो पीक टॉर्क है वो 2100 आरपीएम पे है। तो ऑन पेपर ये रहेगा कि अगर आप लो एंड सिटी में चला रहे होंगे वही 1,500 से 2,000 आरपीएम पे, तो ये कंपैरेटिवली बराबर बराबर ही फील होगी। लेकिन जब आप हाईवेज पे जाओगे और प्लस इसका वेट भी है गाड़ी का, तो ये इंजन आपको वहां पे थोड़ा स्ट्रगल करता फील होगा। बहुत से लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो जाते हैं, कहते हैं यार मैं ठीक है, मैं यार जो है वो 1.5 NA ले लेता हूँ, अच्छा एवरेज देता है, मुझे नॉर्मल ऑफिस जाना होता है। और सबसे मेन चीज मेरे लिए है कि भाई सिंपल चीज हो, ज्यादा पैसे ना लगाने पड़े और उसके साथ ऑटोमेटिक लेना है। यहाँ मेरा सबसे बड़ा एक तरीके से कह लो कि क्वेश्चन मार्क है, वो ये कि DCA चाहे वेट क्लच हो, लेकिन उसकी जितनी भी पहले मतलब रिपोर्ट्स आई हैं, रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स, वो कुछ मतलब एज सच ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, स्पेशली कंपेयर टू सिंपल CVTs, IVTs या फिर हम अगर टॉर्क कन्वर्टर देखें जो दूसरी गाड़ियों में आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बिकता है मेट्रो सिटीज में जहां जाम वगैरह बहुत होता है। तो इस पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा लोगों का। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है वो कुछ और टेक्नोलॉजी लानी चाहिए थी। यहाँ पे DCA आपको पता ही है कि इसलिए दिया गया है क्योंकि लोअर वेरिएंट्स का ऑब्वियसली NA का प्राइस कम रखना है, तो उसको मेड इन इंडिया DCA दे दिया। क्योंकि जितने भी इनके टॉर्क कन्वर्टर हैं वो एशियन से आ रहे हैं, टॉर्क कन्वर्टर जितनी भी गाड़ियों में है इंडिया में वो सब इंपोर्टेड है, तो दैट इज वाई वहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। और एक और चीज इस पेट्रोल NA ऑटोमेटिक के साथ इशू है, वो ये कि ये इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन DCA के साथ एडवेंचर पे ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसका टॉप एंड भी ले लो पेट्रोल ऑटोमेटिक का, तो उसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलेगा, पीछे 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा, इवन आपको FDD जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट डैम्पिंग सस्पेंशन है वो भी नहीं मिलेगा आपको उस पर्टिकुलर 1.5 DCA में। जबकि आप क्रेटा का IVT जो है इवन टॉप एंड में भी ले सकते हो। वहां पे एक बहुत बड़ा डिलेमा है। ये चीज मेरे को जरूर बताना कि अगर आप पैसे खर्च करना चाह रहे हो तो डू यू वांट दैट पेट्रोल ऑटोमेटिक इन हायर वेरिएंट्स और नॉट। उधर क्या है, क्रेटा ऑटोमेटिक में IVT आता है जिसका भी टेस्ट ड्राइव लेना मुश्किल होता है, लेकिन इतने सालों से आ रही है, वरना में भी आ रही है, तो जितने भी लोगों ने उसको लेके चला लिया उनकी रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स बहुत ही बढ़िया है, मतलब वो बहुत ज्यादा ही खुश हैं उस पर्टिकुलर इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन से। तो वो सबको पता है कि अच्छी ही निकलेगी। और यार रिलायबिलिटी से याद आया कि जो अभी ऐड आया था सिएरा का, उसमें लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली कि TPMS एरर दिखा रहा था स्क्रीन में। अब आ गए हम टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल के ऊपर। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये जो है वो क्रेटा सेल्टोस इन सबसे आसपास ही है। आसपास कैसे है, जो डीजल है उसमें एक चीज अच्छाई है कि उसमें DEF जो यूरिया है वो नहीं डलता है, लेकिन वही बात है कि अगर उसकी सर्विस दूसरी गाड़ियों, दूसरी टाटा गाड़ियों की तरह 6 महीने में और 7,500 किलोमीटर पे हुई तो घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी कि एक सर्विस आपको जो है वो एक्स्ट्रा करवानी पड़ेगी पर ईयर। तो DEF का खर्चा वो सब आसपास ही हो जाएगा। गियर बॉक्स अच्छा है, इसके साथ टॉर्क कन्वर्टर है जो एफिशिएंसी कम कर देता है, लेकिन जो है वो आपका शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उतना अनरिलायबल नहीं होता जितना DCA, DCT, DSG होता है। तो यार देखो प्राइजेस आ गए हैं, प्राइजेस की बात कर लेते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, इसमें दो बातें हैं। बेस मॉडल अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये महंगा है दूसरी गाड़ियों से। देखिए एक बात तो ये है कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, हो सकता है 2026 में लगभग 50,000 रुपये और बढ़ जाएं, लेकिन मे भी दूसरी गाड़ियों को भी बढ़ जाए। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि आप इसको डायरेक्टली कंपेयर ना करो। मतलब ये चीज तो मैं कंपनी की तरफ से बोल सकता हूँ कि ये जब आप देखने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंदर से बड़ी गाड़ी है, मतलब एक आधा सेगमेंट ऊपर गाड़ी है, तो उस हिसाब से भी जो है वो दिमाग में हमें प्राइसिंग लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप क्रेटा से कंपेयर करोगे तो स्पेस जो है मे बी टूसॉन वाला हो, बूट स्पेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, और जो सेफ्टी का एस्पेक्ट है उसमें भी कुछ प्राइजेस का तो कोई महत्व होता ही है। दूसरी चीज, जब हम बेस मॉडल कंपेयर करते हैं क्रेटा में, तो क्रेटा में भी आपको बेस मॉडल में टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिल रही है, विक्टोरियस में मिल रही है। तो वहां पे ये बात आ जाती है कि अगर आपको बेस मॉडल टू बेस मॉडल कंपेयर करोगे क्रेटा के साथ, तो इसमें जो है वो 70-80 हज़ार रुपए हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं। देखिए
पहली चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है। तो जो बेसिक चीजें होती हैं जो हम बाहर से नहीं लगवा सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं इसमें। जो टच स्क्रीन और स्पीकर्स होते हैं, दोज आर द ईजिएस्ट थिंग जो हम बाहर से लगा सकते हैं। और अगर वो बेस मॉडल में नहीं आ रहे हैं तो एज सच उनसे कोई टार वार भी कट नहीं होता, उसमें एज सच वारंटी भी वॉइड नहीं होती। अब जैसे कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट है, एलईडी हेडलाइट्स वगैरह हैं बेस मॉडल में, टेल लाइट, वो सब चीजें जो है उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अलॉयज और टच स्क्रीन, दोज आर द इजीएस्ट थिंग टू इंस्टॉल। लेकिन अगर आपको ये है कि मेरे को बिल्कुल चाहिए ही चाहिए कंपनी से, तो आपको ऑब्वियसली प्योर मिनिमम तो लेना ही पड़ेगा, प्योर वेरिएंट इसका। और हम आगे वेरिएंट्स की भी बात करेंगे। डीजल भी अगर आप बेस मॉडल देखो तो भी जो है उसका ठीक जस्टिफाई हो रहा है प्राइस। लेकिन अगर आप डीजल ऑटोमेटिक देखोगे तो वहां पे क्या है कि जो प्योर है ऑटोमेटिक, वो आपका EXO ऑटोमेटिक से मतलब कंपेयर हो रहा है। तो वहां पे पैनोरामिक सनरूफ वगैरह 60-40 स्प्लिट वगैरह क्रेटा में हो गई, वहां पे फिर भी इट्स ऑल राइट। बट जो एडवेंचर वेरिएंट्स हैं, दोज आर डेंजरसली क्लोज टू हैरियर। अब मैं एक चीज बताऊं कि हैरियर और XUV 700 के अगर आप प्राइसेस देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वहां पे इसके एडवेंचर प्लस और उसके ऊपर अकम्प्लिश्ड वगैरह वो थोड़ा सेंस उनका वीक हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहां पे 2 और 2.2 लीटर का डीजल इंजन भारी भरकम मिल रहा है उसी गाड़ी के हिसाब से, और ऑब्वियसली रोड प्रेजेंस वगैरह वो सब भी आ जाती है जी। और XUV 700 का जो फेसलिफ्ट अगले साल आने वाला है, उसमें भी ये चीज है कि मैक्सिमम रिपोर्ट्स ये हैं कि बहुत ज्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे। तो वॉच आउट फॉर दैट पर्टिकुलर हिसाब किताब। अगर आपको 19 लाख रुपए वाला जो टॉप एंड वेरिएंट्स में अगर आप देख रहे हो तो वो जरूर उसका ध्यान रखना। तो जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं वो बस वो जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसके लिए रहेंगे, लेकिन वैल्यू अगर आप उसमें देख रहे हो तो वो आपको थोड़ा मिलना मुश्किल है। तो अगर हम बेसिक कंक्लूजन में आ जाएं, वर्सेस क्रेटा एक तरीके से कह लो सेगमेंट लीडर के हिसाब से, तो सबसे पहली चीज ये जो डिजायरेबिलिटी क्वेश्चन है जिसकी वजह से लोग आते हैं शोरूम्स वगैरह, डीलरशिप्स, वो चेक है। शोरूम जब आएंगे तो ये भी देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि थोड़ी बड़ी गाड़ी लग रही है, तो ठीक है यार, मतलब थोड़े जो एक्स्ट्रा पैसे, अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन दिमाग में एक चीज रहती है कि अगर हमने ज्यादा पैसे दे दिए और टाटा में ही जाना है, आदमी रिलायबिलिटी में हल्का फुल्का ऊपर नीचे देख सकता है, तो फिर आदमी कहेगा कि मैं 17-18 लाख रुपए के ऊपर वाई नॉट हैरियर, वाई नॉट XUV 700 फेसलिफ्ट। तो उस प्राइस पॉइंट पे जो है वो इसको अपना वर्थ प्रूव करना होगा। और मेन चीज जो हमारा हमने बात करी चक्र की, तो वो चक्र जो है वो तब जाके पूरा होगा जब इसके जो बेस NA इंजन है, जो DCA है, जो ओवरऑल आफ्टर सेल्स सर्विस है, वो सब चीजें अपने आप को आगे प्रूव करेंगी। और जैसे जैसे प्रूव करेंगी वैसे वैसे हो सकता है कि ये लीडर बन जाए, लेकिन फॉर नाउ अभी मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रही प्राइजेस की बात, तो आप खुद ही देख लेना कि जब सेल्टॉस का जो है न्यू जनरेशन आएगा तो आपको इसी के सिमिलर प्राइजेस मिलेंगे। तो उसी न्यू जनरेशन पे बेस जो है 2027 में क्रेटा आएगा, तो प्राइजेस तो बढ़ने ही वाले हैं सेगमेंट के, तो वहां पे इट्स ऑल राइट। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या ये अपना आफ्टर सेल्स और रिलायबिलिटी से उस पर्टिकुलर चीज को जमा पाएगी, नहीं जमा पाएगी, न्यू इंजन का क्या हिसाब किताब होगा, तो वो देखना बाकी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी है, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल। बहुत से लोग जो चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब करे बिना ही निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। और आपको किसी भी गाड़ी में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको पता ही है, सारी कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।